जय हिंद एवरीवन, मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सीसैट सीरीज जो है सो कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोगों ने अलजेब्रा वाला टॉपिक किया था, आज हम लोग जो है उस पर बेस्ट पीवाईक्यू करेंगे। तो कल भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी और आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से उसको करेंगे। तो कुछ लोगों को बेसिकली डाउट आया है, मैं बार बता भी चुका हूँ, आपको कई बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स वाला सेक्शन करेंगे सीसैट का। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं सारे टॉपिक्स को करा रहा हूं और पीसीएस हो यूपीएससी हो दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, तो यूपीएससी में थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछा जाता है, सीसैट में भी, तो उस पर प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लेंगे तो पीसीएस में जो है समस्या नहीं आने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, बाकी जो भी टॉपिक्स हैं आपके सीसैट में, चाहे यूपीएससी में है चाहे पीसीएस में है, काफी जो है ओवरलैप करता है और थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट लेवल पर यूपीएससी भी पूछता है। इसके अलावा पीसीएस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जैसे कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला है कि अप्रैल के लास्ट तक जो है आपका ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए कि सीरीज कंप्लीट होगा या नहीं होगा, टाइम से होगा। जरूरत पड़ेगी तो क्लासेज की फ्रीक्वेंसी जो है मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, हफ्ते में डेली बेसिस पे क्लास ले लूंगा। आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे आधे घंटे 1 घंटे जो है सीसैट के लिए देने हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, जिनको बेसिकली थोड़ा सा जिनका स्ट्रॉन्ग है सीसैट, वो चाहे तो स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं 1.5 या 2 डबल स्पीड पे, तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। बाकी इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करता ही रहता हूँ ग्रुप पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आसान से ही सवाल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो जो भी आसान और मीडियम वाले सवाल हैं वो आपके निकल जाएंगे सीसैट में। और यही अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अपने को वहाँ पे 200 में से 200 मार्क्स नहीं लाने, अपने को 200 में से 67 कट ऑफ जाता है, तो 70-80 नंबर अगर आ जाते हैं तो ठीक है। तो यदि x और y धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, क्वेश्चन को साथ ठीक से पढ़ा करिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पहला क्या बोल दिया इसने, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक आपको क्या पता है, पूर्णांक क्या होता है, -1 -2, ठीक है, -3, ठीक है, फिर 0, फिर 1 2 3। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्या होगा, 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला कि धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, फिर बोला x² - y² की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आपकी 13 है। ठीक, और बोल रहा है x² + y² का एक प्रकार से वैल्यू निकालिए। तो आपको पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, तो धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया, x² - y² = 13 और x² + y² की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला, जो कॉमन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूले इस तरह के जो है अलजेब्रा वाले हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में भी किया था, जो शुरुआत हम लोग लेक्चर का किए थे सीसैट का। तो a² - b² क्या होता है, a - b × a + b। ठीक है, तो x² - y² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - y × x + y। ठीक, ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो है कितनी दी हुई है, 13। तो इसकी वैल्यू जो है आपको कितनी दी हुई है, 13। ठीक, तो इसकी वैल्यू आपको 13 दी हुई है। तो x और y धनात्मक पूर्णांक है, मतलब x और y कोई दो ऐसे नंबर हैं जो पॉजिटिव हैं और इंटीजर हैं, मतलब धनात्मक है और पूर्णांक है। ठीक है, तो ऐसे x और y का जो सम है, मतलब उनका जो एडिशन है और उन्हीं का एक प्रकार से जो डिफरेंस है, जो उनका माइनस जो डिफरेंस है घटाने पे, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है, आपका 13 है। ठीक, तो अगर हम लोग चेक करें कि भाई दो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको जो है अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 13 आ जाएगा। तो 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई भी अभाज्य संख्या होती है उसका डेफिनेशन ही होती है कि या तो वो 13 जो है खुद से जो है डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये जो है 1 × 13 एक ऐसा ही पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसी ही संभावना बनती है। ठीक है, 1 × 13। इसका मतलब ये हुआ कि भाई x - y जो है वो 1 होगा और x + y 13 होगा, एक ही यही संभावना बनती है। ठीक, तो x + y = 13 और x - y = 1। सेम ऐसा सवाल जो है यूपी पीसीएस इससे पहले भी पूछ चुका है 2015 या 16 में, हो सकता है आगे फिर से पूछ दे। ठीक है, तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका ये है कि भाई x की वैल्यू 1 + y यहाँ पे है, इसको ऊपर पुट कर दीजिए। नहीं तो आपको और सिंपली माइनस करने आता है तो इससे हम इसको माइनस कर देंगे। मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो 1 में से हम 2 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ साइन प्लस, फिर यहाँ माइनस। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2y। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा, 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। y की वैल्यू 6 आ जाएगी तो x + y
जो है वो कितना है आपका, बताइए 13। ठीक, तो x प्लस वाई 13 है, y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 49 प्लस 36 और 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा बताइए 85। तो आसान सवाल है, बस आपको जो है एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए हैं पीसीएस में, 18 में आया, उससे पहले भी एक बार है, 15-16 में आया है और फिर से आ सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया हुआ है और ये पीडीएफ आपको हम लोग ग्रुप पे भेज देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका पीसीएस 2017 में पूछा गया है। एक प्रकार से दे दिया गया है ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये डिवीजन का साइन है, भाग देने का। इसको हम किससे भाग दे रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 फॉर्मूले इसमें लिखे हुए हैं। ये वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, बेसिकली 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ऊपर वाला जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो एक प्रकार से जो ऊपर लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको हम लोग एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 जो है आपका एक्स क्यूब माइनस 1, तो इसको भी जो है हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में ले सकते हैं, मतलब 1 का क्यूब। 1 के ऊपर आप चाहे जो भी पावर रखेंगे वो तो बेसिकली 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 की पावर आएगा तो 1 ही होगा। तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान होना चाहिए। सिमिलरली आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके हिसाब से एक्स क्यूब माइनस 1 जो ऊपर वाला वैल्यू है, जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, वो क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस ए बी मतलब एक्स इंटू 1, तो एक्स इंटू 1 एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, ऊपर जो है ये आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग ये लिख सकते हैं और नीचे एक्स प्लस 1 है, और एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए ये डिनोमिनेटर एक्स प्लस 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बच रहा है, एक्स माइनस 1 बच रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये न्यूमरेटर में जो है ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ भी क्या बच रहा है, एक्स माइनस 1। तो फाइनली क्या हो जा रहा है, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यू समान है तो क्या आ जाएगा, डिवीजन 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही आसान सवाल बनेंगे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 5 है, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक, बोल रहा है x टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 की वैल्यू निकालिए। अब देखिए कि इस तरह के जो सवाल होते हैं, मैंने शुरुआत में भी प्रैक्टिस कराया था, जो दूसरा तीसरा क्लास था शुरुआत का, और कई बार प्रैक्टिस कराया है, कई बार आया भी है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आसान सवाल है। यहाँ पे x प्लस 1 देखिए कितना आसान है, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू जो है ये आपका 5 है। ठीक है, एक बार इसको स्क्वायर कर दीजिए, मतलब वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ। तो ये क्या है, a प्लस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इक्वल टू 5। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5। तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 3। सॉरी, राइट साइड मैंने स्क्वायर करना ही भूल गया, तो राइट साइड 25 हो गया। ठीक है, तो यहां से आपका इक्वल टू 25 और ये आपकी आ गई
1/x² इक्वल टू 23। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब एक बार फिर से इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि x² का स्क्वायर जो होगा वही x⁴ होगा। ठीक है, तो इसको फिर से स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आपको 30 तक का स्क्वायर याद रहेगा तो क्या होगा आपका एक कैलकुलेशन जो है उसमें टाइम आपका बच जाएगा। तो यहाँ से x⁴ प्लस 1/x⁴ जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 527। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कोई आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बाकी मैंने सॉल्व करके भी बता दिया। तो इस तरह के सवाल जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछे जाएंगे, इस पर कोई शक नहीं है। तो आपको जो है आइडिया होना चाहिए। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का सवाल है ये, चाहे आप कितना भी स्लो करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया 527। ठीक है, तो एक बार स्क्वायर कर दिया, फिर दोबारा उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों तरफ का स्क्वायर किया कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप लेफ्ट हैंड साइड का कर दें और राइट हैंड साइड का भूल जाएं। ठीक है, जैसा कि मैं भूल गया था। नेक्स्ट, अब देखिए सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन किए, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 6 और ये पूछ रहा है। आसान सवाल है, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। आपको क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस 1/2x, तो 2x माइनस 1/2x की वैल्यू कितनी दे दी है 6 दे दी है। ठीक है, तो 2x माइनस 1/2x की वैल्यू कितनी दी है 6 दी है। तो a माइनस बी की वैल्यू दी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ कर दीजिए। क्या होता है a² मतलब 4x² प्लस b² 1/4x² माइनस 2ab। ठीक है, तो माइनस 2, a कितना है 2x, b कितना है 1/2x। ठीक, इक्वल टू राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर करना है 36। तो ये 2x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 4x² प्लस 1/4x²। ठीक, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 इधर है, उधर जाएगा 38 आ जाएगी। ठीक है, वहां से वैल्यू कितनी आ गई आपकी 38। तो पूछा क्या था आपसे एग्जाम में, बेसिकली यही पूछा था 4x² प्लस 1/, मतलब एक बार बस स्क्वायर करना था, एक बार स्क्वायर करके वैल्यू आ गई। तो मुश्किल से 1 लाइन का ये सवाल था, आपका लड्डू था। तो ये आपके पीछे से पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीछे 16 में पूछा गया है। x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब का गुणनखंड है। मतलब बेसिकली आपको जो है ये सॉल्व करना है और चेक करना है भाई ऐसा कुछ मल्टीपल है या नहीं, कुछ गुणनखंड बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब है, तो आपको फॉर्मूला बस पता ही होगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये जितने फॉर्मूले मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑलरेडी मैं एक लेक्चर में कवर किया हुआ हूँ, फिर भी मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। ये सभी फॉर्मूले आपको एग्जाम में भूलने नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही किया, तो ऊपर वाला जो था इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको हमने ये फॉर्मूला लगा दिया x प्लस वाई का होल क्यूब x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, और दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दिया। इसको बेसिकली क्या किया, सॉल्व करने की कोशिश की, तो यहाँ से y³ जो है और y³, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है ना, इसके अलावा क्या कैंसिल हो गए, तो y³ और y³ आपस में कैंसिल हो गए। ठीक, फिर 3x² और यहाँ पे माइनस 3x ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बचा क्या आपका x³ और यहाँ x³, तो 2x³ हो गया। फिर क्या बचा 3xy² प्लस 3xy² प्लस 6xy²। तो आपके पास जो है फाइनली सॉल्व करने के बाद ये बच रहा है। इसमें से 2x आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 2x कॉमन लेने के बाद जो है ये वैल्यू बच रही है। तो इतना ही आसान सवाल रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में यही दिया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, इसका कुछ फैक्टर ही अगर पूछना होगा तो ये भी इसका फैक्टर हो सकता है, 2x भी इसका फैक्टर हो सकता है, किसी से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये वाला जो सवाल है ये आपका यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है। यदि x प्लस 3y इक्वल टू 9 हो, ठीक है, तो x प्लस 3y की इक्वल टू 9। थोड़ा सा अच्छा सवाल है लेकिन आसान सवाल है, आसान सवाल है, थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगाना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, तो सॉल्व करने की पूरी जरूरत ही नहीं है। x प्लस 3y इक्वल टू 9 वैल्यू दे दी है। अब पूछ क्या रहा है, x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस 3y माइनस 4 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसका जो है आपसे मान पूछ रहा है। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर x माइनस 5 को हम लोग a मान लेते हैं और 3y माइनस 4 को अगर हम लोग b मान लेते हैं, तो ये क्या फॉर्मेट है? ये फॉर्मेट आपका क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब, यही फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ठीक है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो यही काम आपको कर देना है, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? मतलब एक्स माइनस 5 प्लस 3y माइनस 4, ठीक है, प्लस 3y माइनस 4, ये ए प्लस बी हो गया। फिर क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y माइनस 4 का स्क्वायर, 3y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x माइनस 5 इंटू 3y माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 5 इंटू 3y माइनस 4। अब बात समझिए कि इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये राइट हैंड साइड जो मैंने लिखा है, इसका क्या वैल्यू आता है वो बाद की चीज है। आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, x माइनस 5 प्लस 3y माइनस 4, ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया x प्लस 3y माइनस 9, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, आपकी ये वैल्यू आ रही है। इंटू इतनी बड़ी वैल्यू है तो इसको हम लोग डैश कर देते हैं, एक बड़ी वैल्यू है। अब x प्लस 3y की वैल्यू जो है दी हुई है, कितनी दी हुई है? 9, ठीक है। इसकी वैल्यू 9 दी हुई है, तो 9 माइनस 9 कितना हो गया? 0, मतलब 0 इंटू कुछ बड़ी सी वैल्यू है। अब 0 में चाहे आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कितनी बड़ी वैल्यू हो, तो क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया हुआ था? 0। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, जो राइट में मल्टीप्लाई करना था, सिर्फ जिससे मल्टीप्लाई करना था इसकी वैल्यू जो है 0 आ गई, तो फिर क्या आ गया? टोटल वैल्यू 0। तो ऐसे ही आसान सवाल होंगे बेसिकली। तो आपको जो है थोड़ा सा उसमें अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा अपना दिमाग जो है खुला रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सर जो मैंने कराया था सेम क्वेश्चन है, वहां पे 13 वैल्यू दी हुई थी, यहाँ 11 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए धनात्मक पूर्णांक पहले ही बोल दिया कि एक्स वाई जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 11 दी हुई है। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक। और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है आपको? 11 दी हुई है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया है कि x और y धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव है, और ऐसी कोई संख्या है पूर्णांक है, ठीक है। तो उनकी वैल्यू ऑब्वियसली कोई फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कुछ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ऐसा तभी होगा जब x मतलब ये एक प्रकार से अभाज्य संख्या है। 11 क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो दो चीजों का जो मल्टीप्लीकेशन है अभाज्य संख्या तभी होगा जब या तो वो खुद वो संख्या हो, क्योंकि अभाज्य संख्या का जो फॉर्मूला होता है, जो डेफिनेशन होता है, वो यही होता है कि भाई या तो वो खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से डिवाइड हो जाए। तो सिमिलरली ये तो 1 हो जाएगा या तो इंटू 11, तो 1 इंटू 11 ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसी संभावना बनती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो x प्लस वाई है, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? 11, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसको बेसिकली आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी राइट हैंड साइड पे 10 आ जाएगा, इधर आपके 2y आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू 5। आपसे पूछ क्या रहा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपसे पूछ रहा था, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इट इज 6 प्लस 25, ये आपका आ जाएगा 61, ठीक। तो ऐसे ही आसान सवाल आपसे पूछे जाएंगे बेसिकली। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कैसे अप्रोच करना है, और ऐसा प्रैक्टिस मैंने कराया है, फिर से पूछा जा सकता है। तो अगर आएगा तो बेसिकली आप लोग गलती करके नहीं आएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये भी, ये आपके PCS 2014 में पूछा गया है। तो जो मैं आपको क्वेश्चन कराया था शुरुआत में, जिसमें मैंने घात वाला जो पावर वाले क्वेश्चन कराए थे, घातांक वाले, वहां पर मैंने डिस्कस भी किया था इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है? दो वैल्यू दी है आपको, a टू द पावर x इक्वल टू b, a टू द पावर x इक्वल टू b, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू दी हुई है, और आपसे जो है और क्या वैल्यू दी है आपको? और आपको दिया हुआ है b टू द पावर y इक्वल टू a, ठीक। तो आपको जो है ये दो वैल्यू दी हुई है। पूछ क्या रहा है आपसे? एक्स वाई पूछ रहा है, ठीक है ना। अब चाहे आप कुछ भी करें, अब चाहे इसको किसी तरीके से आप सॉल्व करें,
समझिए इस बात को। अब a टू द पावर x इक्वल टू b है, पहले इसको देखिए, a टू द पावर x इक्वल टू b है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है b टू द पावर y इक्वल टू a, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x इक्वल टू b है। अगर हम दोनों तरफ 1 टू द पावर x कर दें, दोनों तरफ 1 टू द पावर x 1 अपॉन x का पावर कर दें, मतलब हम a टू द पावर x इसके भी पावर 1 अपॉन x कर दें, और b राइट हैंड साइड है इसके भी पावर 1 अपॉन x कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा आपका a, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा आपका b टू द पावर 1 अपॉन x, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई b टू द पावर 1 अपॉन x, a की वैल्यू आ गई आपकी b टू द पावर 1 अपॉन x, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू मेरे को आ गई b टू द पावर 1 अपॉन x। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा उनको पता है कि यहीं से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं a इक्वल टू b टू द पावर 1 अपॉन x। मैंने आपको प्रोसीजर बताया कैसे लिख रहे हैं। a की वैल्यू ये आ गई, तो b टू द पावर y जो है इसकी वैल्यू कितनी है a, और a की वैल्यू कितनी है b टू द पावर 1 अपॉन b टू द पावर y इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है b टू द पावर 1 अपॉन x, ठीक है। तो दोनों का बेस जो है वो सेम है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो पावर भी जो है आपस में सेम होंगे। इसका मतलब y इक्वल टू क्या होगा आपका 1 अपॉन x, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू 1। तो इतना ही आसान सवाल होगा, बेसिकली इतना ही आसान सवाल होगा। तो आपको आइडिया होना चाहिए कैसे करना है। इसको सर उल्टा कर सकते हैं क्या, तो हाँ उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि b टू द पावर y जो है वो a के बराबर है, आप इसी को कर लीजिए, ठीक है। इसको जो है हम लोग b को कैसे लिखेंगे, b को हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, b टू द पावर y है, ठीक है। अब इसके ही पावर जो है 1 अपॉन y कर दीजिए, तो राइट हैंड साइड भी आपको a टू द पावर 1 अपॉन y करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 a टू द पावर 1 अपॉन y, ठीक है। तो b की वैल्यू ये आ जाएगी, तो a टू द पावर x इक्वल टू b है ना, तो b की वैल्यू कितनी आई a टू द पावर 1 अपॉन y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन y, तो यहाँ से भी जो है x y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ऐसे ही आसान सवाल होंगे, आसान ही है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पहले दूसरी बार आप करेंगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन हाँ ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स में यही होता है कि आप जितने प्रकार के सवाल प्रैक्टिस कर लें, या एक सवाल को भी आप कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो, कुछ लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स वीक है, तो वीक इसलिए रह जाता है प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर किसी ने सफिशिएंट प्रैक्टिस की है तो मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस की चीज है और कुछ नहीं है। 5 सदस्यों के परिवार में 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग 80 है। अब देखिए इस तरह के जो आयु वाले सवाल होते हैं, ये इन सबको आपको ठीक से पढ़ने की आवश्यकता होती है, और ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया है, और अच्छा सवाल है, मतलब इसको आसान तो बहुत आसान तो नहीं मानता, अच्छा सवाल है। तो 5 सदस्यों के परिवार में 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 5 सदस्यों के परिवार है, तो पहली बात बोला गया कि भाई 5 लोग हैं, ठीक। 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष था, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले हम लोग चले जाते हैं, जब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, उस समय सभी की आयु का योग। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, आगे देखिए औसत बोला हुआ है कि इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी आज भी वही है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना था 80, कितने लोग थे 5, तो औसत 5 वर्ष पूर्व कितना था, ये औसत आपका कौन सा निकल आ रहा है। देखिए कितना आसान सवाल है, औसत यहाँ पर कौन सा निकला, 5 वर्ष पूर्व सभी के आयु का योग 80 था और कुल 5 लोग थे, तो औसत आ गया आपका 16। औसत क्या आ गया आपका 16, तो ये 5 वर्ष पूर्व का औसत आ गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब समझिए बोल रहा है कि औसत आज भी वही है, मतलब आज 5 वर्ष बाद, अच्छा सॉरी 3 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद, मैं 5 वर्ष बोल रहा हूँ, 5 सदस्य हैं, ठीक है, 5 सदस्य हैं, तो 3 वर्ष पूर्व जो आयु थी उनका योग 80 था, तो सबका आयु का योग मान लीजिए पहले की आयु जो भी होगी दूसरे की जो भी होगी, सभी का एडिशन अपॉन 5 लोग हैं इसलिए अपॉन 5, और उसका औसत जो है वो 16 है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है, सॉरी निकाल लिए हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का औसत जो है वो 16 आ गया। बोल रहा है कि आज भी वही औसत है, मतलब आज भी जो है औसत कितनी है 16 है, ठीक है। 3 वर्ष बाद की बात अब चल रही है, ये 3 वर्ष पहले की बात थी, अब 3 वर्ष बाद की बात चल रही है।
तो कुल मिला के 5 लोग हैं, 5 लोग हैं और सभी की आयु जो है, सभी की आयु 3-3 साल बढ़ी होगी। एक बंदे की 3 बढ़ी होगी तो दूसरे की भी 3 बढ़ेगी। मान लीजिए कि आज जो है, आज जो भी डेट है, इसके 3 वर्ष बाद हम सभी की आयु 3 साल बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली जो 5 लोग हैं सबकी 3 साल बढ़ेगी, तो सबकी 3 साल बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 15 साल तो बढ़ने वाली है। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले जो था 3 वर्ष पूर्व सभी की आयु का योग 80 था, तो 3 साल बाद 15 साल तो ऐसे ही बढ़ने वाला है। 3 साल बाद 15 साल तो आयु बढ़ने वाला है। बोल रहा है उसी बीच एक बच्चा भी आ गया, उसी बीच एक शिशु भी है। ठीक है, तो शिशु का आयु अपने को पता नहीं है, तो शिशु की आयु का हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अपॉन, अब कितने लोग हो गए, अब अपने 6 लोग हो गए। शिशु को मिला लिया, 5 तो पहले से थे, एक बच्चा आ गया तो 6 हो गए। औसत बोल रहे हैं अभी भी जितना पहले था, तो पहले हमने औसत निकाला, सभी की आयु का योग पहले 80 था, कुल मिला के 5 सदस्य थे, अपॉन 5 कर दिया तो औसत पहले 16 आया, और आज भी औसत सेम है, तो इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 95 प्लस x आ जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 96। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आसान सवाल है, एक बार फिर से बता देता हूं। इस तरह के सवाल जो हैं बहुत आसान होते हैं, बस आपको जो है थोड़ा सा वो करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, प्रश्न को ठीक से पढ़िए। बोल रहा है कि 5 सदस्य हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, 3 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, आयु का योग 80 है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी चीजें दी होती हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। तो मान लीजिए सभी लोगों की आयु का योग आपको क्वेश्चन में बता दिया, 80 बता दिया, और कितने लोग थे, 5 लोग थे, तो औसत क्या हो जाएगा 80/5। तो ये आपका 3 साल पहले की बात बता रहा है। अब 3 साल पश्चात जो है एक और मेंबर बढ़ गया है। ठीक है, तो अब कितने लोग हो गए, अब आपके 6 लोग हो गए हैं। ठीक, आयु का योग अब पता नहीं है, तो कैसे देखेंगे, पहले 80 था, 5 लोग हैं, तो 3 साल बाद जो है सभी की आयु 3-3 साल बढ़ी होगी, तो 5 × 3 मतलब 15 हो गया एक प्रकार से। और शिशु की आयु, जो भी बच्चे की आयु होगी वो उसमें ऐड कर दे, मतलब हम x मान लेते हैं। ठीक है, कुल संख्या अब कितनी हो गई, अब 6 हो गई। ठीक, और औसत बोल रहा है सेम है, 3 साल पहले जो औसत था और अभी जो औसत है वो सेम है, तो इक्वल टू 16। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। इतने ही आसान सवाल होते हैं, अगर थोड़ा सा आप एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए तो एक लाइन का सवाल है ये, इसमें कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यूपीएससी 2015 का सवाल है। एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है। अब ये भी वैसा सवाल है, यूपीएससी में पूछा गया, लेकिन लड्डू सवाल है, और क्वेश्चन पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है और 5 बकरियों की कीमत से कम है। तो गाय की कीमत का रेंज फिक्स किया जा रहा है, कितने रेंज में आएगी। 4 बकरियों की कीमत से अधिक है और 5 बकरियों की कीमत से कम है, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया। मतलब 4 और 5 बकरियों की जो भी कीमत होगी उसके बीच की है। बकरियों की कीमत भी जो कोई फिक्स नहीं है, बोला उनकी भी कीमत जो है वो 600 रुपया और 800 रुपये के बीच है। ठीक है, तो गाय की कीमत क्या हो सकती है, मतलब किस रेंज में आएगी, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था। तो सबसे पहले संख्या फिक्स कर दिया। संख्या क्या फिक्स किया उसने, संख्या फिक्स किया क्वेश्चन में कि 4 और 5 के बीच में बकरियां हैं, उसके बीच में है, और कीमत भी फिक्स कर दी बकरियों की कि एक बकरी की जो है वो 600, मिनिमम 600 है और मैक्सिमम जो है वो 800 है। ठीक है, तो गाय की कीमत का रेंज क्या हो सकता है, तो मिनिमम क्या होगा, न्यूनतम। तो न्यूनतम क्या होगा आपका कि न्यूनतम संख्या 4 है इंटू न्यूनतम कीमत कितनी है आपकी 600 है, तो ये आपका कितना हो गया 2400। और अधिकतम कीमत क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम 800। ठीक है, तो 800 इंटू आपका मैक्सिमम संख्या कितनी है 5, मतलब 4000। तो गाय की जो कीमत हो गई वो आपकी न्यूनतम 2400, मैक्सिमम 4000। तो बस इस तरह के ये आसान सवाल रहेंगे, तो आपको जो है समझने की आवश्यकता है भाई कैसे सॉल्व करना है, और ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो एक लाइन का ये सवाल था। अब देखिए ये आपका यूपीएससी 15 का सवाल है। इस तरह के सवाल हम लोगों ने प्रैक्टिस किए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, तो पुत्र की उम्र मान लेते हैं x है, तो पिता की उम्र कितनी है 9 गुनी है, मतलब 9x। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है, तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी 8x। देखिए किस तरह से 1 लाइन का सवाल है। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 है, तो इन दोनों का योगफल जो है, ये पिता था ये माता था,
तो बेसिकली माता थी, तो इनका उम्र जो था वो इन दोनों का एडिशन जो है 51 दिया हुआ इक्वल टू 51, ठीक है। तो 9x प्लस 8x इक्वल टू 51, तो 17x इक्वल टू आपका 51, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, ठीक है। और x हमने किसकी एज मानी थी, हमने पुत्र की उम्र मानी थी, तो ये पूछ रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। और पिता की उम्र पूछे तो क्या हो जाएगा 9x मतलब 27 और माता की 24, तो यंग माता पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और यूपीएससी 2011 में पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है और ठीक ठाक सवाल है। बस थोड़ा सा एक छोटे से कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, मतलब 1 रुपये के जितने सिक्के हैं और 2 रुपये के जितने सिक्के हैं उनका टोटल संख्या जो है 50 है। धनराशि 75 है, मतलब जो भी अमाउंट 1 रुपये का है, 2 रुपये का जो भी अमाउंट है वो 75 है। फिर बोल रहा है उसके पास 1 रुपया 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है, तो संख्या आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में बताया नहीं है। तो मान लेते हैं 1 रुपये के x हैं और 2 रुपये के y सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या हमने मान ली। अब इन दोनों की संख्या का एडिशन बता रहा है आपको कि भाई कितना है 50, तो 50 इन दोनों संख्या की एडिशन हो गया, ठीक। फिर बोल रहा है कि 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है। फिर बोल रहा है कि इनका धनराशि है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू और 2 रुपये के सिक्के की वैल्यू जो है वो 75 है। तो अगर मान लीजिए 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू, एक सिक्का है तो उसका 1 ही रुपया होगा, सिंपल सी बात है। 2 सिक्का है 2 रुपया होगा, तो उसका मान लीजिए जितने भी सिक्के होंगे उतना उसकी वैल्यू होगी। y 2 रुपये के जितने भी सिक्के होंगे इंटू 2 उसकी वैल्यू होगी। मान लीजिए 2 रुपये के आपके पास 2 सिक्के हैं तो 2 इंटू 2 उसकी वैल्यू 4 रुपया होगी, ठीक है। तो मान लीजिए y सिक्के हैं तो 2 इंटू वाई, और ये कितना दिया हुआ है आपको 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मान लीजिए दूसरा समीकरण हो गया और ये मान लीजिए पहला समीकरण हो गया। दूसरे में से पहले को माइनस कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो बस आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो y की वैल्यू 25 आ जाएगी, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 25, ठीक है। x प्लस y 50 है, तो y 25 आ गया और x 25, और यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई कितने कितने सिक्के हैं। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे, ये यूपीएससी 2011 का सवाल था, लड्डू। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का जो है लास्ट सवाल है। एक व्यक्ति की आयु अपने दोनों बेटों की आयु के योग का 3 गुनी है। तो कोई व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं, तो मान लेते हैं तो उनके दोनों बेटे की आयु जो है वो x और y है, ठीक। तो बोल रहा है कि अपने दोनों बेटे की आयु के योग कितनी गुनी है। तो आयु का योग कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और इसकी 3 गुनी है मतलब 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई जो है उस व्यक्ति की आयु है, ठीक है। तो ये है, अभी है, ठीक है। फिर बोला 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद बेटे की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 5, दूसरे बेटे की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 5, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद की बात चल रही है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु अपने बेटे की आयु के योग से, तो 5 वर्ष बाद इन बेटे की आयु का योग कितना हो जाएगा x प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5, अपने बेटे की आयु के योग से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी उनकी आयु। उनकी आयु जो है 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, अभी उनकी आयु कितनी है 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी +5, ठीक है। तो अभी इतनी है, 5 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद के समीकरण बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5। तो ऊपर सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 10, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या आपका आ गया 3x प्लस 3y प्लस 5, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस 2y प्लस 20, और राइट हैंड साइड कितना आ गया आपका 3x प्लस 3y प्लस 5। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। और पिता की उम्र कितनी है 3 टाइम्स x प्लस वाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3 टाइम्स 15 इक्वल टू 45। तो बस पिता की उम्र पूछ रहा था, निकल गया। तो ऐसे ही आसान सवाल जो है वो होंगे, बाकी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो एक्स वाई हमने मान लिया, पिता की आयु क्या है तो दिया हुआ है 3 टाइम्स है, उन दोनों के आयु का योग वो हो गया। 5 वर्ष बाद सबकी आयु कितनी हो जाएगी, बेटे की x प्लस 5, दूसरे की y प्लस 5 और पिता की 3 टाइम्स x प्लस वाई थी प्लस 5, ठीक है, सबकी बढ़ जाएगी। अब बोल रहा है कि जो भी है 5 वर्ष बाद उसका 2 गुना है पिता की आयु, तो उसको सॉल्व कर लिए, आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, अलजेब्रा वाला टॉपिक डिस्कस किया, उस पर पीवाईक्यू डिस्कस किया। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और मैथमेटिक्स वाला सेक्शन जो है कुछ लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा।
फिर जो भी इसमें सेक्शंस बचते हैं इस सेट में उसको हम लोग कवर करेंगे। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सीरीज सही लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिनको आवश्यकता हो उनको शेयर कर दीजिएगा। हम लोग फिर से मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।